नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए फ्रेश कमाल एपिसोड में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इंडिगो चैप्टर को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो यार लेटेस्ट सीबीएसई की सिलेबस के हिसाब से आज हम इंडिगो चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को लिखा है लुइस फिशर ने, और यार ये इतना कमाल का चैप्टर है जिसके अंदर गांधी जी के स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 का, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि कैसे यार एकदम इफेक्टिव लीडरशिप के माध्यम से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो यार आज का ये वीडियो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, जिसके अंदर हम कंप्लीट चैप्टर की समरी, कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, देन उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एमसीक्यूज, बहुत कुछ आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आइए अब हम पढ़ते हैं फ्लेमिंगो के चैप्टर इंडिगो को। यार ये एक बहुत ही कमाल का चैप्टर है जिसको लुइस फिशर ने लिखा है, और ये रहे आपके सामने लुइस फिशर महाशय। तो यार ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमें गांधी जी के बारे में पढ़ने को मिलता है, और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कैसे यार गांधी जी ने पुअर पेजेंट्स ऑफ चंपारण के लिए बहुत ही कमाल का यहाँ पर स्ट्रगल किया था। इस जो कंप्लीट चैप्टर है इसकी मेन थीम यही है कि कैसे इफ़ेक्टिव लीडरशिप से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और यहाँ पर गांधी जी ने जो गरीब किसान थे चंपारण बिहार के, उनके लिए ये कारनामा करके दिखाया था। ठीक है, उनकी यहाँ पर आपको नेगोशिएशन पावर, उनके कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो इसको याद रखिएगा बच्चा पार्टी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैसेज यहाँ पर से दिया गया है। तो मैसेज यही है कि कैसे इफ़ेक्टिव लीडरशिप से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। बढ़ते हम आगे, और एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर के अंदर लुइस फिशर डिस्क्राइब करते हैं गांधी जी के स्ट्रगल को फॉर द पुअर पेजेंट्स, गरीब किसानों के लिए जो गांधी जी स्ट्रगल करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो मिजरेबल लाइफ वहाँ के लोगों को जीनी पड़ रही थी, उनको फोर्स किया जा रहा था कि उनको इंडिगो अपने खेतों में उगानी है। और एक बहुत ही मतलब हार्श सा एग्रीमेंट अंग्रेज़ों ने हमारे इंडियन किसानों के साथ कर लिया था। तो ये कंप्लीट जो सिस्टम बिहार के अंदर चल रहा था, इसको हम लैंडलॉर्ड सिस्टम के नाम से जानते हैं, और इसी के खिलाफ गांधी जी ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। और गांधी जी ने अबाउट 1 साल तक यहाँ पर वॉर किया, और जितनी भी एट्रोसिटीज़ थी, मतलब जितने भी अत्याचार यहाँ पर लोगों के ऊपर हो रहे थे अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके खिलाफ गांधी जी ने यहाँ पर आवाज़ उठाई थी। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बता देता हूँ जो कि आपके काम में आएंगे जब आप एग्ज़ाम में आंसर्स को लिखेंगे। तो पहला अपने पास कीवर्ड है वो है कन्वेंशन, है ना। कन्वेंशन मतलब होता है एक एग्रीमेंट। तो एक जब है ना दो लोगों के बीच में समझौता होता है, इसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। और एक और कन्वेंशन क्या होता है, जब एक बड़ी सी असेंबली बैठती है और वो मुद्दों पर डिस्कस करती है, जैसे कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन है ना। तो उसमें क्या होता है कि कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सारी एक जगह आते हैं, और क्या उनका आगे का प्लान होना होता है उस पर और चर्चा करते हैं। डेलीगेट्स मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अलग अलग भागों से लोग आते हैं और वो अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। देन पेजेंट मतलब छोटा सा किसान, स्मॉल फार्मर को हम पेजेंट बोलते हैं। इमेंसिएटेड मतलब एकदम बारीक सा पतला। देन चंपारण का मतलब होता है प्लेस इन बिहार। ठीक है, तो बिहार राज्य जो भारत का है उसकी एक जगह का नाम है चंपारण। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर क्या होता है, एक ऐसा छोटा सा फार्मर जो कि रेंट पर एक ज़मीन पर काम करता है और वहाँ पर क्रॉप्स को वो उगाता है ना। शेयर क्रॉपर मतलब एक ज़मीन को वो शेयर करेगा, रेंट पर लेगा और उस पर क्रॉपिंग करेगा। रेजोल्यूट मतलब होता है डिटरमेंट, है ना, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेना। देन कमिटेड का मतलब होता है डेडिकेटेड, बोलते हैं ना कि यार मैं तो बिल्कुल कमिटेड हूँ टुवर्ड्स माई गोल, मतलब मैं डेडिकेटेड हूँ। अकम्पनीड का मतलब होता है गो समवेयर विथ समवन, है ना, कोई जब आपको आपके साथ जाता है तो हम बोलते हैं कि ही इज़ अकम्पनिंग मी। नेक्स्ट होता है कानपुर, है ना। तो कानपुर क्या है, जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तो वो कानपुर को कानपुर के मतलब उनको अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता था तो कानपुर बोलते थे। टेनासिटी का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ आपकी जो इच्छा शक्ति होती है
देन बोर्डेड मतलब होता है कि टू गेट ऑन, है ना, बोलते हैं ना आई बोर्डेड अ ट्रेन, आई बोर्डेड अ फ्लाइट, मतलब मैं फ्लाइट पर चढ़ा, ट्रेन पर चढ़ा। योमैन मतलब क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर जो कल्टीवेशन करता है, मतलब एक छोटा सा किसान, उसको हम ह्यूमन भी बोलते हैं, उसको हम पेजेंट भी बोलते हैं, उसको हम शेयर क्रॉपर भी बोलते हैं। देन परमिटेड मतलब अलाउ कर देना है किसी भी व्यक्ति को। अब इस चैप्टर के अंदर कौन मेन कैरेक्टर्स आपको दिखने वाले हैं, तो मेन कैरेक्टर्स रहेंगे सबसे पहले तो हमारे महात्मा गांधी जी तो हैं ही, देन उसके साथ राजकुमार शुक्ला जो कि एक शेयर क्रॉपर है, वो एक किसान है, छोटा सा किसान है। देन C.F. एंड्रयूज़ जो कि गांधी जी के एक बहुत ही मतलब कट्टर फॉलोवर हैं। देन कस्तूरबा जी, वो वाइफ है गांधी जी की। एंड देवदास, ही इज़ द यंगेस्ट सन ऑफ महात्मा गांधी जी। कंप्लीट चैप्टर की समरी अब हम देख लेते हैं। तो इसको मैंने पॉइंट वाइज रखा है ताकि आपको और आसानी हो इस कंप्लीट चैप्टर की समरी को समझने में। तो पहला है राजकुमार शुक्ला द रेजोल्यूट पेजेंट, है ना। रेजोल्यूट का मतलब अभी हमने देखा था एकदम डिटरमेंट। सो ये जो कहानी है ना, ये 1942 के आसपास लिखी गई है, जब ऑथर जो है हमारे लुइस फिशर जी, वो गांधी जी से पहली बार मुलाकात करते हैं आश्रम में जिसका नाम है सेवाग्राम। गांधी जी उनको बताते हैं एक इंसिडेंट के बारे में जिससे यहाँ पर है ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो पहला वार गांधी जी के द्वारा किया गया था 1917 में चंपारण में, उसके बारे में वो इस व्यक्ति को यहाँ पर बता रहे हैं। गांधी जी हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना एक संगोष्ठी इसको हिंदी में बोलते हैं। और अगर समझने के लिए हम बोलेंगे तो डिफरेंट डेलीगेट्स, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक जगह पर आते हैं और वो एजेंडा पर डिस्कस करते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है। तो 1916 दिसंबर में जब एनुअल कन्वेंशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये कहाँ पर हो रहा था, लखनऊ में हो रहा था। तो वहाँ की बात गांधी जी बताते हैं कि यार वहाँ पर एक पुअर और बिल्कुल पतला दुबला सा बिल्कुल माल न्यूट्रिशन किसान वहाँ पर आता है जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। और वो चाहता था कि गांधी जी उसके साथ कहाँ पर जाएं, उसके साथ चंपारण जाएं और वहाँ पर जो किसानों की दयनीय कंडीशन है उसको वहाँ पर वो गांधी जी देखें। जो पेजेंट थे चंपारण के, उसमें शेयर क्रॉपर्स है ना, वहाँ के गरीब किसान, इस प्रकार के लोग वहाँ पर थे। He had come to the Congress session to complain about the injustice, जो कि वहाँ पर हो रहा था लोगों के साथ। क्यों हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने वहाँ पर एक लैंडलॉर्ड सिस्टम चला रखा था। लैंडलॉर्ड मतलब वही छोटी सी ज़मीन के मालिक, और वहाँ पर ज़मीन के मालिक कौन हुआ करते थे, जो भी एरेबल लैंड थी, मतलब जिस पे खेती किसानी हो सकती थी, जिससे अच्छा प्रोड्यूस निकल सकता था, उन सारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा था अंग्रेज़ों ने। और वो फिर भारत के गरीब किसानों को वाली ज़मीन दे देते थे किराए पर कि वहाँ पर आप अपना जो क्रॉप है उसको उगाओ और हमें टैक्स पे कर दो। तो ये जो इनजस्टिस हो रहा था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए गांधी जी को वहाँ पर राजकुमार शुक्ला बुला रहे थे। शुक्ला एक इलिटरेट थे, है ना, बहुत ज़्यादा रेजोल्यूट थे। तो पुअर थे, इलिटरेट थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि यार वो भी एक गरीब किसान थे। लेकिन भाई साहब डिटर्मिनेशन नेक्स्ट लेवल का था उनका। और यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है बच्चा पाड़ी कि राजकुमार शुक्ला को रिजोल्यूट क्यों बोला गया, क्योंकि भाई साहब वो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ते जब तक गांधी जी उनके साथ चंपारण नहीं आ जाते हैं। तो ये देखो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर इमेज के अंदर भी। अब गांधी जी से जब उनकी बात होती है तो गांधी जी बोलते हैं कि यार भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा आपके साथ चंपारण में आना, क्योंकि मेरे प्रायर कमिटमेंट्स हैं और मैं इस तरह से अपने कमिटमेंट्स को छोड़कर नहीं आ सकता, है ना। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो बिल्कुल गांधी जी ने डायलॉग मार दिया। लेकिन उसके जो डिटर्मिनेशन था, उसका टेनासिटी जो थी, उससे गांधी जी बहुत इम्प्रेस हुए और गांधी जी ने बोला चलो कलकत्ता में आप मुझे मिलना और फिर हम चंपारण में चले जाएंगे। अब बिल्कुल वहाँ पर व्हेन द डेट केम नियर, गांधी जी फाउंड शुक्ला वेटिंग फॉर हिम कलकत्ता, है ना। तो कलकत्ता में भी भाई साहब हमारे राजकुमार शुक्ला पहुँच जाते हैं और जैसे ही गांधी जी फ्री होते हैं तो वो उनके साथ पटना की ट्रेन पकड़ लेते हैं ना। पटना क्या है, आज का जो बिहार राज्य है उसकी राजधानी है पटना। तो वहाँ पर वो जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद नाम के जो वकील थे उनसे वो मिलने की वहाँ पर बात करते हैं। राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पर बहुत ही बड़े वकील थे और वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, वो पटना में नहीं थे। तो उनके घर पर तो गांधी जी पहुंच ही जाते हैं शुक्ला के साथ। तो वहाँ के जो नौकर थे वो शुक्ला को जानते थे कि हाँ ये गरीब किसान है
और गांधी जी को जब देखते हैं तो गांधी जी भी यार उन्होंने बहुत नॉर्मल से कपड़े पहन रखे होते हैं, बिल्कुल कोई फैशन वैशन का काम नहीं, जबकि बहुत ही बड़े वकील थे गांधी जी भी ना, बैरिस्टर थे वो, लेकिन बहुत ही सादा सी जीवन, उच्च विचार जीने वाला व्यक्ति। तो जैसे ही वहाँ पर गए तो वहाँ के सर्वेंट्स को लगा कि ये भी कोई दूसरा किसान होगा, और उसको अंदर तो बुला लेते हैं, लेकिन उसके साथ बिल्कुल मतलब गांधी जी के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करते वो, बिल्कुल है ना एकदम सेलिब्रिटी वाला व्यवहार नहीं होता उनके साथ राजकुमार शुक्ला के घर पे। और यहाँ तक कि उनको कुएं में से पानी भी नहीं पीने दिया जाता है ना। अनटचेबिलिटी की जो प्रथा थी, जो छुआछूत की प्रथा थी, भाई साहब बहुत ज़्यादा बड़ा ये एक मतलब प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। आज के भारत में तो ये फिर भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि हमने हमारे संविधान में आर्टिकल 17 को डाल रखा है, जिसमें हम अनटचेबिलिटी जो भी रहती है उसको यहाँ पर उसके ऊपर सख्त पनिशमेंट्स दी जाती है ना। बहुत सारे एक्ट्स भी बन चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं था भाई, बहुत ज़्यादा छुआछूत की समस्या चलती थी। और इसलिए हमारे जो बी आर अम्बेडकर जी है, उन्होंने तो बहुत सारी इस पर किताबें भी लिखी है और बहुत आवाज़ भी उठाई है जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके लिए। तो यहाँ पर गांधी जी के साथ बिल्कुल वो वाला व्यवहार नहीं होता सेलिब्रिटी वाला, और अनटचेबिलिटी के यहाँ पर प्रथा को प्रैक्टिस किया जाता है। अब गांधी जी चंपारण जाने से पहले डिसाइड करते हैं कि यार मैं मुजफ्फरपुर जाता हूँ। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा बिहार, प्यारा सा राज्य, और ये बिल्कुल यहाँ ऊपर आपको हिमालयस देखने को मिलेंगे। हिमालयस के बिल्कुल फुट हिल्स पे आपको बिहार देखने को मिलेगा, और बिहार में भी बिल्कुल है ना नेपाल की सीमा के पास में आपको चंपारण देखने को मिलेगा। तो गांधी जी बोलते हैं चलो पहले पटना से मुजफ्फरपुर चले जाते हैं, ताकि हम पूरी एक बार देखें तो सही भाई क्या कंडीशन से, पूरा जायज़ा एक बार ले लेते हैं। तो टेलीग्राम भेजते हैं ना, ये आज वाला टेलीग्राम नहीं है, उस टाइम पे टेलीग्राम चला करता था, एक तरह से आप बोल सकते हो फैक्स का भी एक पुराना रूप है ना, बहुत धीरे धीरे जाता था वो। तो टेलीग्राम भेजते हैं प्रोफेसर JB कृपलानी को, एंड वो रिसीव दैम एट दी स्टेशन है ना। तो मुजफ्फरपुर स्टेशन पे प्रोफेसर JB कृपलानी जी आ जाते हैं, उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, और ये टाइम रहता है 15 अप्रैल 1917 का। गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुकते हैं 2 दिन, और यहाँ पर प्रोफेसर जो मलकानी थे वो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, उनके घर पे रुकते हैं। और भाई साहब 1917 में एक गवर्नमेंट टीचर के घर पे रुकना बहुत बड़ी बात थी, मतलब बहुत बड़ा विद्रोह था ये, है ना, कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि ब्रिटिशर्स के अंदर काम कर रहा है, उनकी तनख्वाह पे काम कर रहा है, और वो किसी बड़े से लॉयर को या नेशनल लीडर को अपने यहाँ पर शरण दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के लिए। गांधी जी की जैसे ही आने की खबर हुई मुजफ्फरपुर में, तो भाई ये बात तो एकदम ना वाइल्ड फायर, बिल्कुल जो जंगल में आग लगती है ना उस तरह से ये बात फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण वो बिल्कुल लार्ज नंबर में आने लग गए कि गांधी जी आए हैं, गांधी जी आए हैं। मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर्स थे वो भी यहाँ पर उनके पास में आए, उनने गांधी जी को अपने केसेस के बारे में बताया। और व्हेन दे रिपोर्टेड द साइज़ ऑफ देयर फी टू गांधी जी, है ना, तो यहाँ पर जो गरीब किसान थे उन्होंने बोला कि अरे गांधी जी ये लॉयर्स आपके सामने भोले बन रहे हैं, जब हम इनके पास अपनी समस्याएं लेके जाते हैं तो ये बिल्कुल बहुत मोटी फ़ी हमसे चार्ज करते हैं। और गांधी जी जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पर जो लॉयर्स थे उनको डांटते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना, ये तो अपने भारत के लोग हैं, तुम भारतीय लॉयर होते हुए भी अगर इनके साथ ऐसा करोगे, इनसे इतनी हाई फीस चार्ज करोगे, उसके बाद भी इनके समस्याओं का निवारण नहीं करोगे, तो भाई कैसे चलेगा, है ना, कैसे हम एक आज़ाद देश में सांस ले पाएंगे। तो गांधी जी बिल्कुल अच्छे से उनको डांट देते हैं सारे लॉयर्स को। अब यहाँ पर एग्रीमेंट के बारे में बताया गया इस चैप्टर में कि एक शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय किसानों के साथ। ठीक है, जो पूरी वहाँ की आप जैसे इमेजिन कर सकते हैं चंपारण की पूरी ज़मीन है, इस चंपारण की ज़मीन को बड़े बड़े टुकड़ों में बांटा गया था। इन बड़े बड़े टुकड़ों पर ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे या इंडिया के भी जो बहुत ही अल्ट्रा रिच ज़मींदार थे उनका कब्जा था, और इसको फिर और छोटे छोटे भागों में बांटा जाता था और उसको रेंट पर दे दिया जाता था इन छोटे छोटे किसानों को, जो कि फिर यहाँ पर क्या करते थे, अपनी फसल उगाते थे। और इनके साथ अंग्रेज़ों ने एक एग्रीमेंट कर लिया था। वो एग्रीमेंट कैसा था कि जो भारतीय किसान है उसको अपनी ज़मीन के 15% हिस्से पर, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंप्लीट ज़मीन एक भारतीय किसान की है ना, इसका ये जो छोटा पार्ट है उसको हम अगर थोड़ा बड़ा करके देखें तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ज़मीन है इस ज़मीन के 15% हिस्से पर क्या करना पड़ेगा, एक भारतीय किसान को इंडिगो की फसल उगानी पड़ेगी। इंडिगो क्या होती है, नील, है ना, वो आता है ना उजाला, जिसमें उजाला नील आज भी हम घर पे यूज़ करते हैं कपड़ों को वाइट करने के लिए।
तो उसी नील की यहाँ पर बात हो रही है ना। सो उस इंडिगो की फसल को उगाना था 15% हिस्से पे, और जो भी यहाँ पर इस 15% हिस्से पे क्रॉप होगी इंडिगो की, वो पूरी की पूरी क्रॉप सबमिट करनी थी किसको? ब्रिटिशर्स को। तो मतलब क्या है, ज़मीन है उसके 15% भाग पे इंडिगो उगाओ और पूरी क्रॉप अंग्रेज़ों को दे दो। याद रखना, यहाँ से MCQ बनते हैं, और इसके लिए अंग्रेज़ों ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए थे ना। आफ्टर द लैंडलॉर्ड्स को जब पता लगा, है ना, जो बड़े बड़े लोग थे अंग्रेज, जिनको पता लगा कि भाई जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिए है और अब इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडिगो है, नील है, इसके प्राइस एकदम से ड्रॉप हो जाएंगे, तो वो क्या बोलते हैं, वो गरीब किसानों को बुलाते हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं, हम आपको इस एग्रीमेंट से फ्री कर देते हैं ना 15% वाला एग्रीमेंट, लेकिन इसके बदले आपको हमें मुआवजा देना पड़ेगा, आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। अब भाई साहब कितनी गलत बात हो रही है यहाँ पर, है ना। एक तो एग्रीमेंट भी अंग्रेज तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के पैसे किससे ले रहे हैं? भारतीय किसानों से ले रहे हैं। अब यार किसान जो थे कुछ इलिटरेट थे, तो उन्होंने सोचा हटा यार फालतू की झंझट है ना, दे देते हैं एक बार का कंपेंसेशन। तो कुछ किसानों ने दे दिया, लेकिन भाई साहब ये इतना एनोइंग एग्रीमेंट था कि कुछ ने तो उसको साइन कर दिया, लेकिन कुछ ने इसको अपोज किया कि अरे भाई तोड़ो भी तुम और पैसे भी हम ही दें, ये काहे का न्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है माय लॉर्ड। तो लोगों को लगा भाई साहब ये तो अंग्रेज़ हमसे चीटिंग कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे लोगों को भी पता लगने लगा कि अंग्रेज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी में जो सिंथेटिक इंडिगो इसके प्राइस डाउन हो रहे हैं, तो इसलिए अंग्रेज़ ऐसा कर रहे हैं। तो लोगों ने बोला कि नहीं भाई, अब तो हमने जो हमारे रुपए आपको दिए वो भी आप हमें वापस करो, और इसीलिए फिर गांधी जी को यहाँ पर बुलाया जाता है। सो इस कंप्लीट कियास के बीच गांधी जी की एंट्री होती है भाई साहब चंपारण के अंदर। हीरो हमारा पहुँच चुका है चंपारण में, और वो सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं? सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। तो जो ब्रिटिश का ये लैंडलॉर्ड एसोसिएशन था उसके सेक्रेटरी के पास जाते हैं, और सेक्रेटरी भाई साहब बहुत ही रूखा व्यवहार करता है उनके साथ। वो बोलता है कि नहीं भाई, हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, आप बाहरी आदमी हो। तो वहाँ से फिर गांधी जी आ जाते हैं, फिर वो ब्रिटिश कमिश्नर के पास जाते हैं, उस जो कंप्लीट रीजन का ब्रिटिश का सबसे बड़ा कमिश्नर था उसके पास जाते हैं, और गांधी जी बोलते हैं कि यार ऐसा आप गलत कर रहे हैं। तो वो भाई साहब गांधी जी को बुली करता है, गांधी जी को परेशान करता है, और बोलता है कि भाई पहली फुर्सत में यहाँ से आप निकल जाइए, यही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन भाई साहब गांधी जी तो गांधी जी थे, है ना, ही डिड नॉट लीव, एंड मोतीहारी वो चले गए, जो कि चंपारण की राजधानी थी। वहाँ पर उन्होंने एक घर को एज अ हेड क्वार्टर यूज़ किया, और अपनी इन्वेस्टिगेशंस को उन्होंने जारी रखा। द रिपोर्ट केम इन दैट अ पेजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड, कि एक किसी किसान को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया है पास के विलेज में। तो गांधी जी ने इस मैटर को खुद यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया। ऑन द वे यहाँ पर पुलिस सुपरिटेंडेंट की तरफ से एक मैसेंजर आया उनके पास, है ना, जो पुलिस का SP रहता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसकी तरफ से मैसेज आया भाई साहब कि पहली फुर्सत में जहाँ से आए हो वहाँ पर निकल जाओ। देर आफ्टर उनको एक ऑफिशियल नोटिस भी आ गया टू क्विट चंपारण। गांधी जी साइंड a receipt of the notice and further wrote that he would disobey the order। तो गांधी जी ने भी उस नोटिस पर साइन कर दिया और बोला आई विल नॉट ओबे योर ऑर्डर्स, है ना, मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करूँगा। तो इसके कारण इससे क्या हुआ कि अगले दिन गांधी जी को कोर्ट की चिट्ठी आ गई, गांधी जी आइए पधारिए हमारे देश, है ना। तो कोर्ट की चिट्ठी उनके पास आ गई कि आप कोर्ट में आपको आना होगा। सो गांधी जी को भाई साहब नींद नहीं आई पूरी रात, और उन्होंने टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद जी को भी कि आप भी जल्दी से बिहार आ जाइए, कुछ इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स को लेके आइएगा, और उनको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए। उन्होंने वाइसरॉय जो थे उनको भी पूरी रिपोर्ट भेजी। देन नेक्स्ट डे थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स मोतीहारी आ गए ना, चंपारण में बहुत सारे किसान आ गए, इकट्ठे हो गए, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस करे वहाँ पर कोर्ट हाउस के बाहर। एंड यहाँ पर लोगों को भी लगा ना कि यार कोई महात्मा बाहर से आए हैं और वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम भी उनका साथ दें। और गांधी जी ने बोला, जैसे इतनी भीड़ देखी, देखिए गांधी जी ने फ़ोटो में, है ना, तो जैसी भीड़ देखी उन्होंने कहा भाई साहब अब हम जंग जीत चुके हैं, है ना, अब आपके मन से ये जो अंग्रेज़ों का डर है भाई ये ख़त्म हो रहा है। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द लिबरेशन ऑफ फियर फ्रॉम द ब्रिटिश। लोग बागों के मन से जो ब्रिटिशर्स का फियर था ना, एक टाइम ऐसा आ गया था कि लोगों को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई इन अंग्रेज़ों को देश से भगाना नामुमकिन है और अब हमें ज़िंदगी भर गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन भाई ये पहला इंस्टेंस था जहाँ पर गांधी जी ने बोला कि नहीं भाई, अब तुम सब एक साथ एकजुट हो रहे हो और अंग्रेज़ों के जो खिलाफ है तुम खड़े हो रहे हो। तो इट इज़ दी
लिबरेशन, है ना, ये बिगनिंग है लिबरेशन की फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स। गवर्नमेंट को भाई इतने सारे लोग उन्होंने जब देखे ना, ये एक कलाकार है जो हर एक ब्रिटिश मूवी में आपको दिखेगा, है ना, जिसमें भी ब्रिटिशर्स का रोल करना होगा ये ज़रूर आपको दिखेंगे वहाँ पर। आपने देखा ही नहीं देखा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनको। सो सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स एकदम पावरलेस फील कर रहे थे, है ना, क्योंकि इतनी भीड़ भाई साहब, कुछ भी यहाँ पर उन्होंने एक्शन लिया तो सबको पीट देंगे वो लोग। सो गांधी जी ने उनको रेगुलेट किया और गेव देम ए कंक्रीट प्रूफ दैट देयर पावर कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, है ना, और उनको बोल दिया कि भाई भारतीय के सामने खड़े होने की हिम्मत मत कर लेना, वरना तुम्हारी पावर को हम निपटा देंगे। क्राउड एकदम डिस्टर्ब कर दिया क्राउड ने, है ना, पूरे जो इतनी भीड़ आई थी डिस्टर्ब हो गए सारे ब्रिटिशर्स, और वो चाहते थे कि इस ट्रायल को पोस्टपोन किया जाए ना। ट्रायल मतलब क्या, जो गांधी जी के ऊपर केस चल रहा था उसको आगे बढ़ाया जाए भाई साहब। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने नाटक किया कि चलो हम सुपीरियर से बात करते हैं। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया कि भाई तुम तो इस चक्कर में डिले कर रहे हो, हमारा बहुमूल्य जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। ही कन्फेस दैट ही ब्रोक द लॉ बट ओनली बिकॉज ऑफ द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, है ना। तो गांधी जी बोलते हैं कि भाई मैं वैसे ऐसा आदमी नहीं हूँ जो कानून को तोड़े, लेकिन यहाँ पर मैंने कानून को इसलिए तोड़ा क्योंकि मेरे अंतर मन से आवाज़ आई कि नहीं भाई, अब की बार अगर आपने कानून नहीं तोड़ा और यहाँ से निकल गए तो ये बहुत बुरा होगा। नहीं तो गांधी जी खुद एक वकील थे, उनको सारे कानूनों के बारे में पता था और वो बिल्कुल कानून की रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं ये गलत था। सून द जज अनाउंस दैट, उनने बोला कि मैं जजमेंट नहीं दूंगा भाई साहब, और उनने आगे टाल दिया इस चीज़ को। दिस अलाउड गांधी टू रिमेन फ्री ना, और गांधी जी को फिर वहाँ से छोड़ दिया गया। राजेंद्र प्रसाद बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स के साथ गांधी जी के पास आए एंड गांधी जी आस्क्ड देम दैट व्हाट दे वुड डू इफ़ ही वाज सेंट टू जेल, है ना। तो गांधी जी उन लॉयर से पूछते हैं कि अच्छा क्या कर लेते तुम अगर मेरे को वो जेल भेज देते तो सीनियर लॉयर ने बोला दैट दे वर टू हेल्प गांधी जी, तो भाई हम आपकी पूरी मदद करते, और इफ़ ही वॉज अरेस्टेड तो दे वुड गो होम, है ना, बिल्कुल हम मतलब बहुत ही तगड़ा यहाँ पर आंदोलन कर देते। तो गांधी जी स्कोल्ड देम अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी भी यहाँ पर उनको बहुत डांटते भी है ना, जैसे पहले भी उन्होंने डांटा था कि ये इनजस्टिस था शेयर क्रॉपर्स के लिए और तुम्हें पहले भी इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो लॉयर्स ने एक दूसरे से यहाँ पर बातचीत करी ना। पहले जो लॉयर्स थे थोड़े डगमगा रहे थे, कह रहे हम चल जाते घर आपको अगर अरेस्ट कर लेते तो। फिर गांधी जी ने स्कोल्ड किया कि भाई ये हम सभी की लड़ाई है, मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इससे। तो फिर सारे वकीलों ने एक दूसरे से, है ना, वो गुफ्तगू करी और वहाँ पर उनका डिसीजन निकाला कि यार गांधी जी तो यार टोटल स्ट्रेंजर है, कहाँ ये, है ना, साबरमती आश्रम में रहने वाले, गुजरात में रहने वाले, यहाँ पर के किसानों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम तो फिर भी यहीं के हैं, तो हमें तो गांधी जी का साथ देना ही चाहिए। और उन्होंने फिर बोला सब ने कि भाई गांधी जी अब हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ जेल में भी जाने को तैयार हैं। तो गांधी जी ने इस बात पे बोला कि भाई अब हमारे साथ वकील लोग हैं, हमारे साथ पेजेंट्स हैं, सब हमारे साथ हैं, तो द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, भाई हमने ये जंग जो है जीत ली है, अब तो अंग्रेज़ों को तो बस घुटने झुकाना बाकी है ना, हमने पूरा काम तो कर ही दिया है। सम डेज लेटर गांधी जी को इन्फॉर्म किया गया दैट लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उन्होंने ऑर्डर किया है कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए, और यहाँ से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको हिंदी में कहा जाता है, उसकी जीत होती है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास के पन्नों में ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि पहली बार गांधी जी ने जो ट्रायल किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का वो सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद 1930 में वापस से सिविल डिसओबीडियंस को चलाया गया था, और उस टाइम पे आपको पता ही है फिर वो डांडी मार्च से स्टार्ट किया गया था ना, साबरमती आश्रम से डांडी गए थे, नमक को उन्होंने मैन्युफैक्चर किया था। देन उसके बाद इरविन पैक्ट हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, ठीक है, तो वो सारी बात वहाँ पर फिर हुई थी। देन इंक्वायरी यहाँ पर हुई इनटू द ग्रेवेंसेस ऑफ द फार्मर ओवर ए वाइड एरिया, एंड बहुत सारे गांधी जी के पास चिट्ठियाँ आई अबाउट द, है ना, नोट्स, एविडेंस, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर गांधी जी ने एक साथ इकट्ठा किया, एंड द होल एरिया वो शेक्ड विद द एक्टिविटी। वाइल जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, तो अब जो अंग्रेज़ के लैंडलॉर्ड्स थे, भारत के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने भी थोड़ा सा इसके खिलाफ फोर्स जाहिर किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए वरना हमारी तो रोजी रोटी छिन जाएगी, ठीक है। लेकिन भाई जो वो इतना बड़ा इनजस्टिस कर रहे थे वो थोड़ा ना जस्टिफाइबल था।
जून अब आ जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट समन करते हैं गांधी जी को। समन मतलब अपने पास बुलाना। एंड गांधी जी को लगा कि भाई अब मुझे जेल वेल न कर दे, तो उसके पहले उन्होंने पूरी तैयारी सिविल डिसोबीडेंस की कर दी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जैसे ही यहाँ पर बातचीत करी उनके साथ, है ना, 4 बड़ी बड़ी मीटिंग्स गांधी जी के साथ हुई और एक कमीशन को अपॉइंट किया गया कि इस पूरी सिचुएशन की इंक्वायरी की जाए। कमीशन में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे और गांधी जी भी थे। कॉन्सिक्वेंटली गांधी जी चंपारण में रहे 7 महीने तक। भाई बहुत लंबी लड़ाई थी ये, 7 महीने तक इतना बड़ा नेशनल लीडर चंपारण में रहा। एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स आ गए भाई साहब कि ये जो कंप्लीट इन्होंने पैसे लिए हैं गलत लिए हैं, है ना, इस तरह से उनको नहीं लेने चाहिए थे जो कंपनसेशन की राशि थी। तो दे आस्क्ड गांधी हाउ मच दे शुड रिपे, है ना। तो सारे लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं चलो ठीक है, अब एविडेंस हमारे खिलाफ हैं, बताइए कितना हम रीपे करें। उनको शुरू में लगा कि गांधी जी 100% मांगेंगे, है ना, और हम इसके ऊपर पूरी अच्छे तरीके से मना कर देंगे और निपटा देंगे। लेकिन गांधी जी तो सिर्फ 50% रिफ़ंड मांगते हैं कि हमें सिर्फ 50% चाहिए। तो इस पर लैंडलॉर्ड सब सोच विचार करते हैं कि चल 25% बोलते हैं, गांधी जी पक्का मना कर देंगे। लेकिन भाई गांधी बिंग गांधी, वो बोलते हैं चल 25 ही सही, डन 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 करते हैं। तो गांधी जी फिर बाद में एक्सप्लेन भी करते हैं कि देखो वहाँ पर वो जो रिफ़ंड का अमाउंट था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, है ना, वो तो 100 200 500 रुपये थे। मेन था कि अंग्रेज़ों को हमने घुटने पे टेकने के मजबूर कर दिया था। अंग्रेज़ों ने हमारे सामने घुटने टेक दिए थे कि नहीं अब रिफ़ंड तो दे ही रहे हैं। सो सरेंडर उन्होंने किया था, और ये न सिर्फ उन्होंने अपने मनी को सरेंडर किया था, जबकि उन्होंने अपनी जो प्रतिष्ठा है, अपनी प्रेस्टीज है ना, द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर, उसको भी यहाँ पर उन्होंने सबमिट कर दिया था। उसको भी यहाँ पर वो प्रेस्टीज जो थी उस पर धब्बा लग चुका था। नाउ peasants saw that they had certain rights and people to defend them by learning courage। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, लैंड्स फिर वापस से जैसी थी लोगों को रिवोल्ट कर दी गई, और ये जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग थी यहाँ से समाप्त हो गई थी। तो चंपारण सत्याग्रह एकदम सक्सेसफुल था, और है ना, वहाँ के जो लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, उसको एकदम समाप्त गांधी जी करने में कामयाब रहे थे। लेकिन यार गांधी जी ने देखा कि भाई चलो ये तो हमने इसको कर दिया समाप्त, लेकिन अभी भी जो यहाँ के किसानों की समस्या है, मतलब जो सिचुएशन है बहुत ही बेकार है, एंड कल्चरल सोशल हर एक प्रकार की बैकवर्डनेस है। तो गांधी जी ने बहुत सारे वॉलंटियर्स गांधी जी के साथ मिले, पूरे भारत से यहाँ पर आए, इसमें उनकी वाइफ, उनका बेटा, ये सब भी थे। प्राइमरी स्कूल्स यहाँ पर खोले गए विलेजेस के अंदर। कस्तूरबा ने इनको सैनिटेशन का, पर्सनल हाइजीन का, इन सारी चीज़ों का ज्ञान दिया। देन हेल्थ की भी यहाँ पर कंडीशन पुअर थी, तो इसके इश्यूज़ को भी यहाँ पर टैकल किया गया। गांधी जी ने भी यहाँ पर है ना, मतलब गांधी जी तो यहाँ से निकल गए, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट्स लेते रहे वो कि अच्छा अब क्या डेवलपमेंट का क्या सीन सिनेरियो चल रहा है। रेगुलर इंस्ट्रक्शंस वो देते गए, फाइनेंशियल अकाउंट्स लेते गए कि सही से पैसा वैसा खर्च कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं यहाँ के लोग। सिग्निफिकेंस क्या था बच्चों, यहाँ से प्रश्न आता है। तो चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी के लाइफ में, एंड ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी गांधी जी के लिए, है ना। देन ही डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री। तो गांधी जी ने बोला कि भाई अंग्रेज तुम मुझे मेरी ही कंट्री के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते। चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ ओपन रेफ्यूज़ल टू ओबे समथिंग, ठीक है। तो चंपारण में पहली बार क्या हुआ कि किसी ऑर्डर को पूरा ओपनली रिफ्यूज़ कर दिया गया कि भाई हम तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं मानने वाले हैं। इट वॉज इनिशियली एन अटेम्प्ट टू हेल्प द पुअर पेजेंट। सबसे पहले तो यही था कि चलो गरीब किसानों की मदद कर दी जाएगी। टिपिकल गांधीयन पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया। सत्य अहिंसा, है ना, कोई माराधाड़ी नहीं हुई, सत्य का सहारा लिया गया। एंड हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। और यहीं से क्या हुआ, गांधी जी एक और बड़े नेता के रूप में उभरे, है ना। 1917 के पहले गांधी जी इतने तगड़े बड़े वाले नेता नहीं थे जितने बाकी लोग थे ना। मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बस तभी उनका राइज हो रहा था। मोतीलाल नेहरू हो गए हमारे, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, इनका कद बहुत बड़ा था। गांधी जी बस राइज कर ही रहे थे ना। 1914-15 में तो वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो यहाँ से वो लोकल कॉमन मासेस को यहाँ पर जोड़ने में कामयाब रहे। फिर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट, है ना, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट लोगों को बताया। एंड उन्होंने एक है ना नए भारतीय की यहाँ पर रचना की कि कैसे हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, और ये जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं, है ना, इन सारी चीज़ों के बजाय हम क्या करें, खुद के ऊपर हम निर्भर रहें।
C.F. एंड्रूज थे जो कि गांधी जी के यार बहुत ही बड़े डिवोटी थे, बहुत ही भक्त थे एक तरह से। वो बोलते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर दूं क्या, तो गांधी जी स्ट्रांगली अपोज करते हैं कि नहीं भाई, आप भी हेल्प मत करिए, हम चाहते हैं कि भारत के लोग ही यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको दूर करें, और वो अश्योर करते हैं दैट द कॉज वॉज जस्ट एंड दे मस्ट रिलाई अपॉन देमसेल्व्स टू विन द बैटल। ठीक है, तो ये जो भी कोई भी कॉज हो, आपको अपने खुद की शक्ति पर रिलाई करना है ताकि आप सेल्फ रिलायंट बन सकें ना, और इस तरह से गांधी जी उनको सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाते हैं। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि राजकुमार शुक्ला को रिजोल्यूट क्यों बोला जाता है। तो राजकुमार शुक्ला डिज़ायर करते हैं गांधी जी टू गो विथ हिम एंड हिज एरिया कॉल्ड चंपारण में वो जाते हैं। गांधी जी बहुत यार उनके पास टाइम की कमी थी, लेकिन जो शुक्ला जी वो भी गांधी जी को छोड़ते नहीं है, और जहाँ पर गांधी जी जाते हैं वहाँ पर उसको फॉलो करते हैं। तो फाइनली गांधी जी को एग्री करना ही पड़ा कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ चला जाता हूँ। तो इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई थी हमारे राजकुमार शुक्ला जी ने, इसलिए उनको रिजोल्यूट कहा जाता है। वजहबाड़ी एक छोटा सा अपडेट, आप मेरे साथ अनअकैडमी पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी पर भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ। 10 मिलियन से भी ज़्यादा वॉच मिनट्स वहाँ पर हमारे अनअकैडमी पर हैं, और बिल्कुल यार वहाँ पर हमारी फ्री क्लासेस भी बहुत सारी होती है, तो आप इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही अगर आप प्रोफाइल पर जाते हैं, वहाँ पर आपसे कोई अनलॉक कोड मांगता है ना, स्पेशल क्लासेस अभी ढेर सारे होने वाली है हमारी, तो उनको आप ज्वाइन कीजिएगा। और अनलॉक कोड मांगता है तो हमारे चैनल का नाम APPDApp लगा लेना, जिससे एकदम फ्री में आपके लिए एंट्री सुनिश्चित हो जाएगी। साथ ही अभी जो नया सेशन आ रहा है उसके लिए भी यार बहुत सारी किक ऑफ क्लासेस अभी यहाँ पर आने वाली, जिसमें ओरिएंटेशन क्लासेस रहेंगी बेसिकली, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, जैसे भारत पांचाल सर हो गए। तो यहाँ पर मैं भी कुछ क्लासेस आपकी लेने वाला हूँ, तो ज़रूर से यार आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। और अनलॉक कोड अपना APPDApp रहेगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बढ़ते हम आगे, एक CBSE के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि राजकुमार शुक्ला के जो एफर्ट थे इट रिजल्टेड इन गांधीज फाइट फॉर द फार्मर्स कॉज। ये शोकेस किस चीज़ को करता है? मेटिकुलस एंड काइंड, सिंसियर एंड क्यूरियस, एंटरप्राइजिंग एंड परसिस्टेंट, रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टफुल एंड कॉन्जेनिटल। ठीक है, कॉन्जेनियल। पर इसका सही आंसर हो जाएगा परसिस्टेंट एफर्ट को यहाँ पर शो किया जाता है, हेंस ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने कि गांधी जी क्यों मान जाते हैं भाई साहब 25% रिफंड के लिए, तो हमने देखा ही था, है ना। ये देखो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो आप एग्जाम में इसको अंडरलाइन कर लेना। तो यहाँ पर गांधी जी इसलिए मानते हैं क्योंकि बताते भी लास्ट में रीज़न क्या यार भाई, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अंग्रेजों को घुटने पर झुकाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज आप इसको यहाँ पर पढ़ लेना। एक और प्रश्न आता है कि कैसे गांधी जी इन्फ्लुएंस कर पाते हैं चंपारण के लॉयर्स को। तो गांधी सबसे पहले तो उनको डांटते हैं, है ना, कि यार तुम बहुत ज़्यादा फ़ीस यहाँ पर से लेते हो, पुअर को क्रश करते हो, और इतनी फ़ीस आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन गांधी जी की सेल्फलेस सर्विस को, उनके डिवोशन को देख के वहाँ के जो सारे लॉयर से पिघल जाते हैं। फिर वो कॉमन डिस्कशन करते हैं और फिर सोचते हैं कि यार जब बाहर का व्यक्ति इस प्रकार से हमारी मदद कर सकता है, तो हम तो फिर भी चंपारण के, हमें तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर है ना, उनको खुद पे शेम आ जाती है और फिर वो पिघल जाते हैं। कुछ MCQs, ऑथर कौन है इंडिगो के, तो ये लुइस फिशर। कहाँ से लिया गया है, तो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से इसको लिया गया है। क्या मैसेज कन्वे होता है कि यहाँ पर वाइस और करेजियस लीडरशिप से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। गांधी जी चंपारण में फाइन क्यों करते हैं, इनजस्टिस से है ना को फाइट करने के लिए। देन व्हाट डज गांधी जी फाइट सिग्निफाई, पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। देन हाउ डिड गांधी जी एड्रेस द एक्शंस ऑफ मोतिहारी, वो बोलते हैं कि लास्ट में बोलते हैं ना कि लिबरेशन है फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स। कितना परसेंट, व्हाट वाज गांधी जीज डिमांड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, 50% गांधी जी डिमांड करते हैं। और हाउ मच डिड द गांधी जी आस्क, ठीक है वो सेम ही है, 50% गांधी जी आस्क करते हैं। वो ऑफ़र कितना करते हैं, 25% ऑफ़र कर देंगे, हम 25% रिफंड देंगे। देन कंडीशन क्या थी शेयर क्रॉपर्स की, कि उनको 15% ऑफ द ज़मीन पर इंडिगो उगानी पड़ती थी। एक्स्ट्रेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने कि ही वॉज इलिटरेट रिजोल्यूट, ही कौन था यहाँ पर, तो ही था हमारा राजकुमार शुक्ला। ही को रिजोल्यूट क्यों बोला गया है, तो क्योंकि जहाँ पर भी गांधी जी जाते थे वहाँ पर वो भी चला जाया करता था। देन कौन सी सिटी में आया था सेशन के लिए, कानपुर में, लखनऊ में आया था, ठीक है, लखनऊ में था दिसंबर 1916 वाला सेशन। एंड कांग्रेस सेशन में क्यों आया था, वो इसलिए आया था ताकि कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन बिहार। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि गांधी जी का मेन कंसर्न क्या था, तो गांधी जी का मेन कंसर्न था यहाँ पर, ठीक है, आप इसको पोज करके अटेम्प्ट करना कि सोशल बैकवर्डनेस और कल्चरल बैकवर्डनेस को रिमूव करना।
देन गांधी जी का नेचर क्या दिखाता है, बिल्कुल वो सेंसिटिव पर्सन थे, सेल्फलेस थे, अटेंटिव थे, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी अपील टू द टीचर बिकॉज टीचर एक ऐसे लोग रहते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, आराम से क्लेनलीनेस की वैल्यू विलेजर्स को बता सकते थे, इसलिए गांधी जी ने टीचर्स का सहारा लिया। और गांधी जी कुछ डेवलपमेंट कहाँ पर करना चाहते थे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चंपारण के विलेज में गांधी जी चाहते थे कि डेवलपमेंट हो फिलहाल के लिए। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे जब आप पीडीएफ चेक करेंगे, ठीक है, सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, देन उसके बाद आपको मिल जाएंगे ना, ये सारे एकदम परफेक्ट आंसर्स मैंने लिख रखे हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड करना डिस्क्रिप्शन से, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले, तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस प्रकार से हमारा लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है, तो आपको उसका आंसर #NS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को पर्सनली मॉनिटर करने वाला हूँ, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।